नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन एनालिसिस ऑफ टी सेक्शन. फाइंड MU. अब डेटा जो है वो कंसाइज स्वरूप में दिया हुआ है यहाँ पर. मैं स्केच में उसको रिफ्लेक्ट करूँगा विथ फॉलोइंग डेटा. BF means width of flange. So here this is BF and it is equals to given 1500. This is BF. अब ये डेटा गिवन है. ओके, इसको फिर से यहाँ लिखने में कोई पॉइंट नहीं है. ओके, देन नेक्स्ट BW, width of wave. So this is width of wave BW and it is equals to here given 300 mm. Then D, effective depth. So position of AST that I show here, it is AST and up to center of the AST means here this is D and D is equals to effective depth 600 mm. Then DEF, depth of flange, it means thickness of slab. So it is just like slab. So DEF, small d is given, normally we consider capital D, लेकिन स्मॉल d दिया है तो मैं स्मॉल d लिखता हूँ 100 mm. So this is depth of slab or depth of flange. AST is given 4500 square mm. In addition to this, FCK 20 and FY is 415, grade of concrete and grade of steel. Okay, this is data given. Now next step would be to find. To find is MU. Need not to find M निकलना है तो 1.5 से डिवाइड करना होगा, लेकिन MU पूछा है, MU तक जाके रोक देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज सॉल्यूशन. अब टी सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. वो हर जगह है लेकिन यहाँ ज़रा ज़्यादा ही है. उसी के बेस पर 3 वेराइटी के प्रॉब्लम बनते हैं. एक वेराइटी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अब ये न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में है कि फ्लैंज के बाहर है. एक ठीक है, फ्लैंज के बाहर है तो उसमें और प्रॉब्लम है कि पैराबोलिक फिगर जो है स्ट्रेस ब्लॉक की, ये फ्लैंज में इंटरसेप्ट हो रही क्या, उसके अंदर जा रही क्या, या पैराबोलिक फिगर फ्लैंज के बाद में शुरू हो रही, पैराबोलिक कर्व. अगर बाद शुरू हो गया ओके तो केस नंबर 2. केस नंबर 3 में ये पैराबोलिक जो कर्व है ये फ्लैंज के अंदर जाता है तो उसका इफेक्ट लेना पड़ेगा. ये ऑलरेडी 1, 2, 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अब एक एक वेराइटी ले रहे हैं अपन. अब सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि यक्षु निकालना. ओके, अब यक्षु अगर निकालना है, पहली स्टेप या दिमाग में अपने रहेगा यक्षु. अब यक्षु डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो अपने को पता कुछ भी नहीं है. पहले तो ये देख लेंगे कि ये जो स्टील प्रोवाइड किया है क्योंकि ये टी बीम में फ्लैंज देखो आप कितना है 1500, वेब कितना है ओनली 300, बराबर है. अब न्यूट्रल एक्सिस में एक एज्यूम करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल सपोज न्यूट्रल एक्सिस लाइज हियर, कुछ तो भी यहाँ पे दिया है मैंने, ऐसे एक निकाल लिया है ना. अब ये अगर न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर है ओके, तो उसके ऊपर का जो कंक्रीट है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, ये अंडर कंप्रेशन रहेगा, वो कंप्रेसिव फोर्स जनरेट करेगा, बराबर है. अब ये कंप्रेसिव फोर्स और स्टील जनरेट करेगा टेंसाइल फोर्स. ये दोनों फोर्सेस, स्ट्रेसेस नहीं, फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टेंसाइल फोर्स. ये अपना बेसिक कंसेप्ट है.
समेशन एफ एक्स 0 होना चाहिए करके, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम रहना चाहिए, बराबर है। अब ये जो है कंप्रेशन, तो फ्लैंज जो है वो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स डेवलप करता है। वेब जो है ये छोटा सा पोर्शन है, ये छोटा पोर्शन हाई डेप्थ में, और विड्थ तो बहुत कम है इसके कंपेरेटिवली। अभी एक्चुअल अगर फिगर निकालने जाऊं मैं तो कुछ तो भी ये फिगर टी बीम की ऐसी बनेगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और ये न्यूट्रल एक्सिस, अब ये जो एरिया है ये ऊपर वाला यहां तक का, ये एरिया इसके कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है ना। तो अप्रोक्सीमेटली अपन कंसीडर कर सकते कि कंप्रेसिव फोर्स जनरेटेड और डेवलप इन द फ्लैंज शुड बी इक्वल टू दिस वन, रहना चाहिए। ये अगर रहता है तो सारा कंक्रीट ये यूटिलाइज होगा, लेकिन ये अगर स्टील कम क्वांटिटी में प्रोवाइड करते हैं तो कम टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा। अब कम अगर टेंसाइल फोर्स डेवलप हुआ तो कंप्रेसिव फोर्स भी कम होगा, क्योंकि दोनों इक्वल रहना चाहिए। यदि कंप्रेसिव फोर्स फ्लैंज ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया तो टेंसाइल फोर्स भी ज़्यादा रहना चाहिए, बराबर है। तो फिर अपने को ये देखना है कि ये जो प्रोवाइड किया हुआ स्टील है इसके कंपेरेटिवली, कंप्रेसिव फोर्स के कंपेरेटिवली वो क्या कर रहा है, क्योंकि टेंसाइल फोर्स जो होता है ये होता है 0.87 और AST ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो बदलना नहीं है, ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड है। यही है इंपॉर्टेंट जो वेरिएबल है स्टील। तो स्टील कितना प्रोवाइड किया है, कंप्रेशन यहाँ पे जो डेवलप हो रहा है वो हिसाब से है या कम है या ज़्यादा है। ओके, सो फिर पहली स्टेप रहेंगी अपनी टू चेक न्यूट्रल एक्सिस वेदर इट इज लाइंग इन द फ्लैंज और आउटसाइड द फ्लैंज। पहली स्टेप to check whether neutral axis lie in within flange or outside of flange, फ्लैंज के अंदर है या फ्लैंज के बाहर है। इसके लिए क्या करते हैं अपन, स्टील को कंपेयर करते हैं। ये हिसाब से स्टील प्रोवाइड किया है नहीं, यहां पर अगर कोई कंप्रेसिव फोर्स सी डेवलप हुआ है ओके फ्लैंज में, तो टेंसाइल फोर्स इतना ही डेवलप हो रहा है या नहीं है। अब टेंसाइल फोर्स की वैल्यू तो पक्की होगी अपनी, ये तो पता है और ये दी हुई है। ओके, तो टेंसाइल फोर्स जो जनरेट कर रहा है, और ये अपने को ये कंपेयर करना है कि कंप्रेशन और टेंशन ये इक्वल है क्या। अपन इक्वल मान के पहले कितना स्टील लगता है ये फोर्स के लिए, ये पहले निकाल लेंगे। सो हियर फर्स्ट वी फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट स्टील रिक्वायर्ड फॉर फ्लैंज सेक्शन। सो अप्रोक्सीमेटली स्टील रिक्वायर्ड फॉर फ्लैंज के लिए कितना स्टील लगता है ये पहले निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। या तो पहले मैं इधर ये लिखता हूं, टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स। वैसा लिखने से क्या है, जो आगे का इक्वेशन बनेगा वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिए टेंसाइल फोर्स कितना होगा 0.87। ओके, एफ वाई ये भी ठीक है, ये तो स्ट्रेस हो गया, फोर्स निकालना है, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्टील। अब ये एरिया ऑफ स्टील ये नहीं लेना है, AST नहीं लेना है, फ्लैंज के लिए कितना लगता है। यहां पे जो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है, ये कंप्रेसिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए TU कितना लगता है, बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए। फ्लैंज का पूरा क्रॉस सेक्शन अपन ने यूटिलाइज कर लिया, ASF। सो स्टील रिक्वायर्ड
फॉर फ्लैंज में जो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है उसके लिए स्टील कितना चाहिए, इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FCK, ये तो हो गई स्ट्रेस। अब मल्टीप्लाई करना होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब फ्लैंज का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये क्या है, BF, ओके, ये है DF, तो BF इंटू DF विल बी द क्रॉस सेक्शन, सो हियर BF इंटू DF। अब निकलना क्या है, ASF, सो मैं लिखता हूं यहां पे ASF इज इक्वल टू, आई कैन राइट 0.36 FCK BF DF डिवाइडेड बाय 0.87 FY। ये मैंने TU इधर लिखने से क्या हुआ, ASF इधर आया और इसको नीचे, तो ये समझने में आसान हो। अगर मैं ऐसा लिखता था तो फिर ये उल्टा होता था और आपको ऐसा समझना पड़ता था, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज किया था। ओके, अभी जस्ट वी हैव टू पुट वैल्यूज। सो ASF इज इक्वल टू 0.36, FCK की वैल्यू जो है ये 20, देन BF इज 1500 मल्टीप्लाई बाय DF इज 100 and it is to be divided by 0.87 और FY is 415, ये 415। When we solve, we will get area of steel required for flange and that is equals to 299.1.27 mm and square। तो फिर फ्लैंज में जितना कंप्रेसिव फोर्स ये डेवलप हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए स्टील लग रहा है इतना अगर स्टील प्रोवाइड करते हैं तो टेंशन एंड कंप्रेशन बोथ विल बी इक्वल, हो गया। लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू ASF की वैल्यू इज लेस देन AST, क्योंकि AST की वैल्यू है 4500 स्क्वायर mm और ये वैल्यू बन रही है अपनी अभी जो निकाली है 2991.27 mm एंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, स्टील अपन ने ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया है। इस केस में न्यूट्रल एक्सिस जो है ये नीचे आएगा। मैं दोबारा इसको ध्यान में रखने के लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, XU विल बी ग्रेटर देन DF। अब ये जो है ना ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में मेमोरी धोखा दे सकती, बराबर है। इसलिए कंसेप्ट से मैं जा रहा हूँ और अभी मैं और कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। अब क्या हुआ यहाँ पर देखिए, ये स्टील की वैल्यू कम है। यहाँ पे जो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है ओनली इन फ्लैंज में सिर्फ फ्लैंज में जो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है उसके लिए स्टील लग रही इतनी, लेकिन स्टील ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए। इसका मतलब स्टील अगर ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए अपन ने, बराबर है, तो फिर टेंसाइल फोर्स ज़्यादा हो गया, है ना। ये स्टील को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 0.87 FY इंटू AST, ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो टेंसाइल फोर्स, ये जो वैल्यू आई थी अपनी, ये टेंसाइल फोर्स की वैल्यू, इससे ये वैल्यू ज़्यादा रहेंगी। स्टील ज़्यादा है तो टेंसाइल फोर्स ज़्यादा। अब वो टेंसाइल फोर्स अगर पूरा यूटिलाइज करना है तो मुझे कंप्रेसिव फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। अब कंप्रेसिव फोर्स उसी वक्त बढ़ेगा क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स में आप देखिए क्या इक्वेशन लिखा था अपन ने, ये 0.36 FCK तब स्ट्रेस ही है। अब एरिया अगर बढ़ गई तो ही कंप्रेसिव फोर्स बढ़ने की संभावना है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां तक आना पड़ेगा। ये अब ये भी एरिया अकाउंट में आ गई, दोनों एरिया अगर अकाउंट में आ गई तो फिर कंप्रेसिव फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि एरिया बढ़ गया। अगर कंप्रेसिव फोर्स बढ़ गया तो टेंसाइल फोर्स जो ये स्टील दिया है वो हिसाब से उसको बैलेंस करेगा, बराबर है।
इसका मतलब ये है कि ये लाइन क्या की है, ये लाइन है न्यूट्रल एक्सिस, ओके, और ये लेते हैं अपन यक्षु यहां से यहां तक। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विल बी ग्रेटर देन डीएफ। ये डीएफ है, डीएफ से ये वैल्यू ज्यादा है, सेम थिंग आई हैव रिटन दियर। ये एक, अगर आपको मेमोराइज करना है तो आप एक कर सकते हैं, यहां पर ए यस एफ, ये एफ है, ओके, कंपेयर करना है, और ये ए एस टी। ये अगर ग्रेटर है तो ये भी ग्रेटर रहेगा। अब देखो डीएफ और एक्सयू कंपेयर करना है, ओके, है ना, डीएफ से एक्सयू ज्यादा है या कम है वही देखना है अपने को। ये लाइन मैं ये साइन नहीं दे रहा हूं फिलहाल, कुछ भी नहीं, कैसे याद रखना है ये बता रहा हूं। ये कंपेयर करना है, स्टील कंपेयर करना है। अब यहां पे डीएफ लिखा, डीएफ, और ये सफिक्स क्या है, ए एस एफ है, एफ, तो ए एस एफ लिख दो, क्योंकि ये ए एस टी है, ए एस टी का और एफ से कोई संबंध नहीं है, लेकिन एफ एफ का है, हो गया। अब इसमें देखो पहले ए एस टी ज्यादा है प्रोवाइड की हुई, ग्रेटर देन, ये अगर यहां पे ग्रेटर देन है तो सेम साइन यहां पे देना है ग्रेटर देन। इस तरह भी आप ध्यान में रख सकते हैं ताकि वो फास्ट हो जाए। कंसेप्ट से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ओके। तो ऐसे आप मेमोराइज कर सकते हो। अब इससे ये तो क्लियर हो गया कि यक्षु की वैल्यू डीएफ से ज़्यादा है, उसी वक्त तो बैलेंसिंग होगा। अब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेंगे। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर निकालना है इसका, तो फिर से कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। इस केस में अपन क्या करते हैं, बीम को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, दो पार्ट। एक, ये बीम इस तरह ले लेते हैं, ये बीम हो गई, और दूसरा पार्ट ये, ओके। अब कंप्रेसिव फोर्स इन दिस पोर्शन प्लस compressive force generated by these two should be equal to tensile force developed in the steel। अब ये तो पक्का हो गया। इससे अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। अब ये तो पक्का हो गया कि ये टाइप नंबर 1 या केस नंबर 1 नहीं है। केस नंबर 1 बोले तो डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ डीएफ से कम, बोले तो फ्लैंज में सिंपल। लेकिन ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो उसमें दो केसेस है। एक जो स्ट्रेट लाइन है, रेक्टेंगुलर पोर्शन ट्रेस ब्लॉक का, ये ट्रेस ब्लॉक का रेक्टेंगुलर पोर्शन, और बाद में पैराबोलिक है ना, ये ऐसे पैराबोलिक। इसमें स्ट्रेट लाइन जो है ये कवर करती क्या, अगर कवर करती तो यहाँ की स्ट्रेस और यहाँ की स्ट्रेस सेम रहेंगी, बराबर है। तो वो स्टेप करना है। वो स्टेप यानी ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसकी जो डेप्थ है ये होती है 3/7 यक्षु, बराबर है, ये डेप्थ है ना। तो फिर पहले वैल्यू अपने को चाहिए यक्षु की। अब इससे अपन यक्षु निकाल लेंगे, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप है यक्षु। यक्षु की वैल्यू निकालते समय हर बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस छोड़ दो, वो अलग है, तो सिर्फ कोएफिशिएंट से डी को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये अब कब निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, C इज इक्वल टू टी, बेसिक इक्वेशन, कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, ओके। टेंसाइल फोर्स स्टील में जनरेट हो रहा है, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। यहां का स्ट्रेस ले लो, ये दिया हुआ एरिया ले लो, टेंसाइल फोर्स हो गए। लेकिन कंप्रेसिव फोर्स के लिए फिर से स्ट्रेस इनटू एरिया, लेकिन अपने को ये दो पार्ट में करना है, बराबर है। तो ये पोर्शन कितना कंप्रेसिव फोर्स डेवलप कर रहा है और ये दोनों मिला के कितना कर रहे हैं, ओके। सो हियर आई राइट डाउन सी कंप्रेसिव फोर्स, बराबर है। देन सी यू अल्टीमेट, यहां तक प्रॉब्लम नहीं है। अब वेब में कितना हो रहा है तो मैं यहां लिखता हूं W प्लस
फ्लैंज में कितना हो रहा है, CUF एंड इक्वल्स टू TU। अब इसका इक्वेशन, ओके, अब ये इक्वेशन फिर से, ये कंप्रेसिव फोर्स है, ये टेंसाइल है, बराबर है। वी नो स्ट्रेस इज इक्वल टू P बाय A, P इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। ये बेसिक इक्वेशन, स्ट्रेस और एरिया का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब स्ट्रेस लेते समय एवरेज स्ट्रेस लेना है, एवरेज, ओके। अब ये पोर्शन के लिए ये पूरा स्ट्रेस ब्लॉक लेना पड़ेगा, और एवरेज स्ट्रेस ब्लॉक की क्या होती है, 0.36, क्योंकि अपन ने देखा है ये ऐसे ऐसे, ये होती है 0.446 FC ये कुछ पोर्शन आता है, ये पैराबोलिक है और ये 0 है, तो इसका एवरेज स्ट्रेस जो होती है, एवरेज ये होता है 0.36 FC ये यहां तक है, लेकिन कम हो रही नहीं इधर, तो एवरेज, तो एवरेज स्ट्रेस 0.36 FC वेव के लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा इस हिसाब से एरिया से। अब यहां का एरिया, ये डेप्थ कितनी है, XU, विड्थ कितनी है, BW, तो मुझे लिखना होगा यहां पे XU मल्टीप्लाई बाय BW, या तो BW ऐसे ही लिखो, ओके, प्लस अब प्लस CUF। यहां पे कंप्रेसिव फोर्स कितना डेवलप होता है अपने को, ये वेब पोर्शन का, ये जो पैराबोलिक है ये थोड़ी सी ऊपर नीचे रहने वाली है ना, इसलिए क्या करते हैं, ये पोर्शन में जो एवरेज स्ट्रेस है यही वैल्यू लेते हैं, या तो फिर इसको राउंड अप कर दो 0.45, ओके, एवरेज स्ट्रेस फ्लैंज के लिए, है ना, फ्लैंज के लिए ये इधर फ्लैंज शुरू हो रहा है अपना, बराबर है। अब न्यूट्रल एक्सिस मान लो ये थोड़ा सा कम भी है, ऐसा भी आ गया है ये लाइन, तो थोड़ी सी नीचे जाएंगी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यहां से ये कर दिए तो भी चलेगा, है ना। सो हियर द स्ट्रेस विल बी 0. मैं इधर लिखता हूं 0.45 या 446 FC ये तो स्ट्रेस होगी। एरिया, ये एरिया कितनी होगी, डेप्थ है DF लिख देता हूं। अब ये विड्थ और ये विड्थ जोड़ दो, ये जोड़ना है, ये दोनों मिला के ये टोटल में से BW माइनस कर दो, टोटल है BF और माइनस BW हो गया, इक्वल टू ये CUW CUF, TU टेंसाइल फोर्स, वो तो सिंपल है 0.87 FY, ये स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ स्टील हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 0.36 FC की वैल्यू है 20, देन XU की वैल्यू अननोन है, ये वैल्यू निकालना है, BW की वैल्यू जो है ये है 300, देन प्लस 0.45 FC की वैल्यू फिर से 20, और देन DF की वैल्यू है 100, ब्रैकेट में BF जो है ये 1500 माइनस BW है 300, ये हो गया CU, देन इज इक्वल टू ये 0.87415, AST जो है 4500, फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ XU, इट इज इक्वल टू 252.18 mm, ये XU की वैल्यू आ गई। अपने को ये XU से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन DF को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। सो फॉर दैट वी कैलकुलेट 3/7 XU। अब 3/7 XU की वैल्यू है 252.18, so from this we will get it is equal to 108.07 mm, ये वैल्यू आ गई। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन DF की तो 100 ही है, ये DF की 100 वैल्यू है, 100 से ज़्यादा है। ये जो है 3/7 ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, स्ट्रेट लाइन जो है
ये कहाँ तक है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये इसको क्रॉस कर रही है और देन पैराबोलिक कर्व। इसका मतलब ये जो है डी एफ ये कुछ तो भी ऐसे आ रहा है और अपना पैराबोलिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पैराबोलिक पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो एवरेज स्ट्रेस यानी यहाँ की जो है 0.446 या 0.45 यही स्ट्रेस यहाँ पे भी रहेंगी, क्योंकि यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ही है, ये इससे पता चल गया। अब ये बन गई टाइप 2। सो दिस इज केस 2। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन अपने लिए, और आप अगर चेक करेंगे एनालाइज जो वीडियो देखेंगे तो केस नंबर 2 को फोकस करना है। आपको समझ में नहीं आया तो वहाँ पे भी देख सकेंगे। ओके, केस 2 क्या है, तो केस 2। अब केस 2 में जाना है। अब ये देखना है ये अंडर है क्या ओवर है, वो तो अपना एक प्रिलिमिनरी है ना, कोई भी एनालिसिस करते समय। सो हियर वी फाइंड आउट यक्षु लिमिटिंग 0.48 D, 0.48 D. D is effective depth, that is 600. So here we get 288 mm. Here अब यक्षु लिमिटिंग से अपन चेक करते हैं सब, यक्षु लिमिटिंग से यक्षु कम है। सो हियर इट इज अंडर रेनफोर्स। और दूसरी चीज ये है कि मिनिमम वैल्यू लेना है, गो फॉर यूजिंग वैल्यू एक्सयू की वैल्यू यूज करेंगे अपन, एक्सयू लिमिटिंग की नहीं, दोनों में से मिनिमम जो है वो लेते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप वुड बी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेकिंग मोमेंट अबाउट AST। क्या होता है, मोमेंट लेने के लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अब यहाँ पे दो कंप्रेसिव फोर्स है, इसमें एक अलग है, इसमें अलग है। अगर इस साइड से अगर मोमेंट लेना है AST की, तो मुझे पहले तो ये दो फोर्सेस निकाल के उसका CG निकालना पड़ेगा और उस CG से ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना। उससे अच्छा ये पॉइंट ले लो रेफरेंस, यहाँ से इसका CG पता है, यहाँ से इसका भी CG पता है फोर्स का, बराबर है, तो वो कन्वीनियंट होता है करके अपन मोमेंट इस पॉइंट पे लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू, पहले वेव का कंप्रेसिव फोर्स, फिर से दोबारा ये हो गया एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ द वेव पोर्शन, जो येलो कलर में बताया है ना, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो एरिया इज BW यक्षु मल्टीप्लाई बाय D माइनस 0.4442 यक्षु। ये क्योंकि ये पोर्शन, इतना पोर्शन येलो कलर वाला, ये जस्ट लाइक सिंगली रेनफोर्स बीम है। सिंगली रेनफोर्स बीम अगर है तो इसका ये जो ब्लॉक है इसका कंप्रेसिव फोर्स कुछ तो भी यहाँ रहेगा, और ये डिस्टेंस अपने को पता है, ये लगता है अपना, ये रहता है अपना D माइनस 0.42 यक्षु, ये वाला सेम थिंग है ना। अब ये डिस्टेंस है, लेकिन अपन डिस्टेंस यहाँ से गिन रहे, तो ये जो है ये घटाना होगा, ये टोटल D में से ये घटा दो तो ये मिल जाएगा। ये बहुत बार हो चुका है, बहुत सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स यहाँ पे भी। ओके, देन प्लस एक मोमेंट हो गई, दूसरा फ्लैंज वाला, फ्लैंज का पहले स्ट्रेस ले लेते, टोटल एवरेज स्ट्रेस 0.446 लो या 45 लो, एक ही बात है। FC के ये एवरेज स्ट्रेस हो गई, यहाँ पे भी स्ट्रेस इतनी थे, यहाँ पे भी स्ट्रेस इतनी है, तो एवरेज स्ट्रेस उतनी रहेंगी, मल्टीप्लाई बाय पिंक कलर वाला जो है यानी फ्लैंज का पोर्शन, वो DF एक है, बराबर है। विड्थ कितनी है, विड्थ है BF माइनस BW, हो गए, ये हो गई एरिया, ये डेप्थ और ये साइड मिला के टोटल ये लेंथ इंटू DF, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय। अब उसका सेंट्रोइड कहाँ पे रहेगा, ये सेंट्रोइड यहाँ पे रहेगा, और यहाँ से डिस्टेंस लेना है अपने को, बराबर है। एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे
डी माइनस डी एफ बाय 2, है ना, ये टोटल डी डी में से डी बाई 2 ये माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा अपने को. ओके, नाउ जस्ट वी पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. 0.36 multiply by 20, BW is 300 multiply by XU, and XU is equal to, just we have computed minimum value of XU, ये value. Okay, so it is 252.18. ये यहाँ तक ही आया मैं. मल्टीप्लाई बाय डी 600 माइनस 0.42, यक्षु की वैल्यू अभी लिखी है मैंने 252.18, ये हो गया ये पहला. प्लस दूसरा इक्वेशन 0.45, एफ सी की वैल्यू फिर से 20, डी एफ की वैल्यू 100, बी एफ की वैल्यू है 1500 माइनस बी डब्ल्यू की वैल्यू है 300, ये हो गए. अब ये डी 600 माइनस डी एफ की है 100 डिवाइडेड बाय 2 करना है. व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एम यू. इट इज इक्वल टू 863.13 इंटू 10 to the power 6 and Newton mm. We can write it in kilonewton. 863.13 kilonewton meter. This is the value of mu which is required. तो आपको ये न्यूमेरिकल केस नंबर 2 समझ में आएगा, ये उम्मीद समझ में आया होगा, ये उम्मीद है. आप अच्छे से उसको देखिए विथ कंसेप्ट. मैंने बताया जो कंसेप्ट पहले मैं आपको थ्योरी में बता चुका था और प्रॉब्लम के टाइम में भी आपको इतना कंसेप्ट तो लगाना नहीं है. और प्रॉब्लम छुड़ाते समय आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये स्केच और ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकते हो. ओके.